ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने ही बेटे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और आज जिस बेटे की हैसियत को तोला था सुरेंद्र गुप्ता ने, उसी बेटे ने महज 5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि पिता का सीना चौड़ा हो गया। सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। सूरज की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता था। सूरज के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर सूरज अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। सूरज बहुत ही साफ दिल इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। सूरज के पिता सुरेंद्र गुप्ता रायपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्हें अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफ़र उन्होंने अकेले ही तय किया था। सूरज को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फ़ायदा उसने कभी नहीं उठाया था। सूरज की माँ सुरेखा ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और ज़रूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज़ और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फ़ोन आने पर सूरज तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके सूरज को बहुत सुकून मिलता था। 12 जनवरी का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। सूरज के पिता सुरेंद्र गुप्ता का जन्मदिन था और साथ में उसकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। सूरज की माँ ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। सूरज देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला भी गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी सूरज एक मैगज़ीन के लिए फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर सूरज को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश कभी रही भी नहीं। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी। मेहमान का आगमन शुरू हो गया था। सूरज भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। सुरेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी सुरेखा मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सूरज भी तैयार होकर आ गया था। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। सूरज की माँ के बहुत जोर देकर बोलने पर भी सूरज ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। सूरज के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी सुरेखा को खिलाया। फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे तो सूरज ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। सुरेंद्र गुप्ता ने बेटे को सीने से लगा लिया। सूरज की माँ यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है।
इस तरह की पार्टियां सूरज ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। सूरज के पिता ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, सूरज, इधर आओ, रमेश अंकल से मिलो। कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। रमेश अंकल सुरेंद्र गुप्ता के बहुत करीबी मित्र में से एक थे और उनका भी रायपुर में अच्छा खासा कारोबार फैला था। सूरज ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार सुरेंद्र, तुम्हारा बेटा तो हाय फाय करने के ज़माने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। सूरज चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। रमेश अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके। अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर सूरज ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। सूरज बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नज़रिया ज़रा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक़ है। इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसे की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते सूरज की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था। सुरेंद्र गुप्ता को सूरज का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ सूरज, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी इस बदतमीज़ी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। सूरज ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी? किस बात की पिताजी? मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। सुरेंद्र गुप्ता बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सूरज, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। सूरज बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी। छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही तय होती है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी। फिर आप क्यों नहीं समझते। सुरेंद्र गुप्ता का सब्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने जैसी लग रही थी। उन्होंने सूरज से कहा, तुम या तो रमेश अंकल से माफ़ी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। सूरज की माँ सुरेखा, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे पति से बोली, यह क्या बोल रहे हो आप। इतनी सी बात के लिए कोई अपने इकलौते औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या। सुरेंद्र गुप्ता को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने सुरेखा को बोलकर चुप करा दिया था। सूरज बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आप अपने बेटे से ज़्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आपके लिए सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से यहाँ खड़ा हुआ। हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफ़ा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर सूरज माँ के पास आया और पैर छूकर बोला,
चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुरेखा पति से गुहार लगाती रही, मगर सुरेंद्र गुप्ता ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में वापस आओगे ठोकरें खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना नहीं करी थी। इस घटना को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, पर ना सूरज वापस आया था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में सुरेखा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थीं। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। सुरेंद्र गुप्ता को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में सूरज को याद करके कई बार वो रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। सुरेखा और कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने सुरेंद्र गुप्ता खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर सुरेखा को यह बोलकर शांत करते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। सुरेखा अपने मन में सोचती कि मैं माँ हूँ उसकी। मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह कर कर ही शांत होता है। अचानक एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। सुरेखा दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फ़ोन उठाया और ज़ोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। सुरेखा एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो? किसका फ़ोन है? अपने साहब का फ़ोन है मैडम, नौकर बोला। सुरेखा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह फ़ोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फ़ोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो सूरज बेटा, कैसे हो बेटे? 5 साल लगा दी अपनी माँ को याद करने में, घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक है ना? सूरज बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो मैं कुछ बोल पाऊँगा ना मैं। पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई माँ। पिताजी से बात करवाओ ना, सूरज ने आग्रह किया तो सुरेखा बोली, वे ऑफिस में हैं बेटा, तू सब कुछ छोड़ पहले बता, घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। सूरज हंसते हुए बोला, मैं कनाडा में हूँ माँ। कनाडा में? आश्चर्य से बोली सुरेखा। बेटा, वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं हो ना? अक्सर जब औलाद अपने माता पिता से दूर हो जाती हैं किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में न पड़ जाएं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? सुरेखा के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। सूरज सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे, पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, सूरज बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल रायपुर में ही था। किसी मैगज़ीन के लिए मैं काम करता था। उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए कनाडा भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ कनाडा में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है, जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है माँ। आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि
इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते सूरज का गला भर आया था। उधर सुरेखा की आंखों से निकलते आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। सूरज ने आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए कनाडा की टिकट भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। माँ, हाँ बेटा, हम ज़रूर आएंगे, सुरेखा ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम ज़रूर आएंगे बेटा, ज़रूर आएंगे। ऐसा कहकर सुरेखा ने फ़ोन रख दिया। आज सुरेखा को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से सूरज के पिता के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थी। वह चाह रही थी कि बेटे की सफलता की खुशी वो अपनी आँखों से उसके पिता के चेहरे पर देख। दरवाज़े की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। सूरज के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। सुरेखा अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही बोले, सुरेंद्र गुप्ता, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? सुरेखा बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतज़ार वे भी न जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज़ है क्या अब तक मेरे से? उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सुरेखा बोली, बिल्कुल नाराज़ नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, कनाडा में है हमारा बेटा। बेटा कनाडा में है? सुनकर सूरज के पिता सोफे से उठ खड़े हुए थे। जी हाँ, कनाडा में, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा सुरेखा ने सुरेंद्र गुप्ता के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना सुरेखा? सुरेखा बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। सुरेंद्र गुप्ता ने सुरेखा को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सुरेखा ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए कनाडा की टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। सुरेंद्र गुप्ता के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। दोस्तों, हमें कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान पर लगी ठेस कभी कोई व्यक्ति नहीं भूलता, चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना हो। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।